हेलो डियर। कैसन हो सब? मस्त। हम भी मस्त व्यस्त और जबरदस्त। तो आज का अपना टॉपिक है फोकस या फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या है ये फोकस बिंदु? तो आप लोग बताएंगे ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये लाइन क्या होगी? अब ये पॉइंट हो जाएगा पोल। अगर ये इस गोले का सेंटर है तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। ये अवतल दर्पण, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष। अब अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आए, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आए, दर्पण से टकराएं, टकराने के बाद इनका परिवर्तन होगा और परिवर्तन के बाद ये सभी किरणें मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे से मिलेंगी। तो एक ये पॉइंट, ये कटी, यहाँ से आके ऐसे, ये आके ऐसे, और ये जाके ऐसे। तो ये सभी किरणें मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर आके काटी। इसी बिंदु को कहा जाता है दर्पण का फोकस या फोकल पॉइंट। अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली समानांतर किरण पुंज दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है। अच्छा, ये तो हो गई अवतल दर्पण में। अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उस स्थिति में परिवर्तन के बाद ये एक दूसरे किरणें एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे से मिलती नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होती है, ऐसा लगेगा। कैसे? तो ये हो गया उत्तल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ये हो जाएगा पोल। मान लो यहाँ पे कहीं है वक्रता केंद्र सी। अब फिर से मुख्य अक्ष के समानांतर कितने गई? ये लो, ये लो, ए, ए। इनका होगा दर्पण से टकराने के बाद इनका होगा परावर्तन। ये इधर जाएगी, इसको पीछे ट्रेस करो, पीछे खींचो तो कुछ यहाँ आया। ये इधर जाएगी, परिवर्तन के बाद इसको पीछे खींचो तो ट्रेस होके कुछ यहाँ आएंगे। मार कर गिर गया यार। अच्छा, ये परिवर्तन के बाद कुछ इधर जाएगी, पीछे ट्रेस करो तो ये इस पॉइंट से पास करेगी, और ये परिवर्तन के बाद इधर जाएगा और पीछे ट्रेस करो तो ये इसी बिंदु से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये सभी किरणें मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत हो रही है, एक्चुअल में नहीं, ऐसा लग रहा है। तो उत्तल दर्पण के लिए ये पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखें तो अवतल दर्पण के लिए किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं, तो अवतल दर्पण के पास रियल फोकस, रियल फोकस यानी वास्तविक फोकस बिंदु,
वास्तविक फोकस बिंदु होता है, जबकि अवतल दर्पण के पास क्या है? इमेजिनरी फोकस। इमेजिनरी फोकस, काल्पनिक काल्पनिक फोकस बिंदु है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई होंगी, इसको नोट करें, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6, अरे जितने तुमने छाप लिया होगा आपने, चलो बिना मिटा ही करते हैं यहाँ पे साइड में। अब ये जितनी किरणें हैं जो परिवर्तन के बाद एक दूसरे को मुख्य अक्ष पर काट रही हैं, मिल रही हैं, इसके लिए एक शर्त है कि ये सभी समानांतर किरणें पैराएक्सियल किरणें होनी चाहिए, उपाक्षीय किरण होनी चाहिए। शर्त क्या है? ये सभी समांतर किरणें उपाक्षीय किरण होनी चाहिए, ये है इसके लिए शर्त। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि फिर ये उपाक्षीय किरण क्या होती हैं? तो इतना आप नोट कर ले, फिर आते हैं उपाक्षीय किरण पैराक्सियल रेज क्या होती है। वीडियो पॉज करके छापने की कोशिश करें, चलते वीडियो में आप छाप नहीं पाएंगे क्योंकि उससे पहले मैं मिटा दूंगा। इतनी तो समझदारी आप में होगी। नहीं, ऐसी थोड़ी है, आप लोग बहुत तेज कैंडिडेट हैं, बहुत खतरनाक समझते हैं। आइए, तो पैराक्सियल रेज क्या होती है? पैराक्सियल रे, उपाक्षीय किरण। पैराक्सियल रे क्या है? वे सभी किरणें जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल करीब से गुजरती हैं, वही किरणें क्या कहलाती हैं? पैराक्सियल किरणें कहलाती हैं, उपाक्षीय किरण कहलाती हैं। वे सभी किरणें जो मुख्य अक्ष के करीब होती हैं, उपाक्षीय किरण कहलाती हैं। उपाक्षीय किरण कहलाती हैं। ठीक है, इसको फिगर समझते हैं। तो मान लो ये हो गया गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के पास पास से जितने किरणें पास करेंगी वो सभी क्या होंगी? उपाक्षीय किरण। और जितने दूर से पास करेंगे ये क्या होंगी? मार्जिनल रेज होंगी। तो ये सभी किरणें क्या हैं? पैराक्सियल और ये है मार्जिनल मार्जिनल रेज। अब ये किरणें परिवर्तन के बाद ये ऐसे आएंगी, ऐसे ऐसे, तो इनके द्वारा बनने वाला जो कोण होगा या यहाँ पे ये कोण क्या होंगे? बहुत ही छोटे होंगे। तो उपाक्षीय
किरणों द्वारा बनाया गया कोण बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और छोटा होने के कारण कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आप याद रखेंगे, हमें आगे जरूरत पड़ेगी। बहुत छोटे होते हैं, थीटा बहुत ही छोटा होता है। इस स्थिति में साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाता है, टैन थीटा भी लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। अगर कॉस थीटा की बात करें तो इस स्थिति में कॉस थीटा लगभग अप्रॉक्स इक्वल टू 1 हो जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर ले। अगला टॉपिक है फोकल लेंथ। फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? तो दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको डेफिनेशन में। और इस फोकस दूरी के स्मॉल एफ से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, मान लो ये एक अवतल दर्पण सॉरी अवतल दर्पण चिकिर पिकिर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, दर्पण पे टकराती है और फिर इसका परावर्तन होता है। ठीक, परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से यह गुजरती है, ये बिंदु क्या है? फोकस बिंदु। ये है पोल। तो पोल से फोकस बिंदु तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे स्मॉल एफ से इंडिकेट किया जाता है। चलो, ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी गोले का भाग होगा। मान लेते हैं इस गोले का केंद्र यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C। ठीक है, और C वक्रता केंद्र C से पोल तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या R। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा मकसद है फोकस दूरी पता करना। इस F की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये CF कितना होगा, तो हम इस CF को इस पूरे R में से माइनस कर देंगे, हमें फोकस दूरी F मिल जाएगा। हम क्या कर लेते हैं कि इस CF को डिस्टेंस x मान लेते हैं। CF कितना लंबा है? x है। अब इस R में से x माइनस करेंगे, हमें F मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपतित किरण दर्पण पर टकराई, इसका परिवर्तन हुआ, तो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। अगर हमें यहाँ पे अभिलंब बनाना हो तो इसका सिंपल सा क्या तरीका है कि यहाँ से गुजरने वाली डॉट लाइन को हम वक्रता केंद्र से पास करा देंगे, अभिलंब हो जाएगा। तो वक्रता केंद्र से ये पास होने वाली लाइन आपतन बिंदु पर अभिलंब हो जाएगा। हम इसका नाम देते हैं M। अब ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण, तो इनके बीच का कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। मान लेते हैं इसको थीटा। ये है परिवर्तित किरण, ये अभिलंब, तो हो जाएगा परिवर्तन कोण। और परिवर्तन के नियम से ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और जब दो समानांतर किरणों को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे समानांतर कौन है?
आपतित किरण और ये मुख्य अक्ष, और इनको अभिलंब तिर्यक काट रहा है। तो ये कोण और ये कोण क्या हो गया, एकांतर कोण, तो ये थीटा है, तो ये भी हो जाएगा थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज CFM, ये त्रिभुज जो बन रहा है, इसमें दो कोण आपस में बराबर हैं। सॉरी, ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। दो भुजा कौन होगा, FM और FC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम काम करते हैं कि इस बिंदु F से एक अभिलंब इस CM पर डालते हैं, तो पता है क्या होगा, F से CM पर डाला गया अभिलंब इस CM को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, इससे पहले C से लेके P तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या r। तो ध्यान से देखें तो ये दूरी भी किसके बराबर होगी, जो CM है ये भी वक्रता त्रिज्या r के ही बराबर होगी। ठीक है, अब हम एक अभिलंब डालते हैं यहाँ से, ये लाइन है अभिलंब जा रही है जो CM पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, इसका नाम देते हैं N। अब CN और NM आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और कितने के बराबर होंगे, r/2 के बराबर होंगे, r/2 के बराबर। हमारा मकसद क्या है सब नौटंकी करने का, हमें ये x फाइंड करना है कि x कितना होगा। तो अब कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज CNF से इस त्रिभुज में हमें देखो, तो हमें पता क्या है, हमें पता है CN r/2, हमें पता है CF कितना हमने माना है x। तो थीटा से सटे r/2 ये आधार हो जाएगा, और समकोण के सामने वाला जो भुजा है वो कर्ण हो जाएगा। तो आधार और कर्ण का रिलेशन कौन देता है, कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, CN/CF, या CN कितना है r/2 और CF कितना है x। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x निकालें तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा r/2 cos थीटा। तो जब हमें x मिल गया तो हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो अब फोकस दूरी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, r-x। r-x कितना आया, x आया है r/2 cos थीटा। अब यदि किरण उपाक्षीय हैं तब क्या होगा, यदि किरणें उपाक्षीय हैं तब थीटा का मान बहुत ही छोटा होगा, और छोटा होने से क्या हो जाएगा, जो cos थीटा की वैल्यू है ये लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब F इक्वल टू कितना, r-r/2 इंटू 1। F इक्वल टू कितना हो गया, r-r/2, या F इक्वल टू r/2।
तो हमें यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, लेकिन कब? जब दर्पण पर आपतित किरणें उपाक्षीय होंगी, उस केस में जो फोकस दूरी होगा वह वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। और अगर उपाक्षीय नहीं है, उस केस में फोकस दूरी का फॉर्मूला ये होगा F=R-R/2 cos थीटा। क्लियर है? ये उपाक्षीय किरण, ये जो दर्पण है, इसका द्वारक जितना ही छोटा होगा, इस पे आने वाली किरणें सब की सब लगभग उपाक्षीय पैराक्सियल रेज होंगे। और अगर इसका द्वारक जैसे बड़ा होगा, द्वारक बड़ा होने का मतलब दर्पण जैसे बड़ा होता जाएगा, इस पे पड़ने वाली किरणें मुख्य अक्ष से दूर होती चली जाएंगी और धीरे धीरे उपाक्षीय ना होकर मार्जिनल हो जाएंगी। ठीक है? तो जितने भी हम दर्पण की यहाँ बात कर रहे हैं वो स्मॉल अपर्चर का होगा, छोटे द्वारक होगा, और जो भी किरण होंगे सारे की सारी उपाक्षीय होंगे। ठीक है? तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इसको नोट कर लें, छाप लें, छाप लिया, ओके। तो ये था फोकल लेंथ। अब इसमें एक चीज, ये जो फोकल लेंथ है अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होता है। इस चीज को आप नोट कर लें। ऐसा क्यों होता है इसको हम आगे साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी जब पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। फिलहाल अगला टॉपिक अपना फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, फोकस तल ई का होता है। तल, तल से पता चल रहा है कि ये कोई तली जैसा होगा, सपाट। ठीक है? अब फोकस तल क्या है? तो जो दर्पण का फोकस बिंदु होगा, उस फोकस बिंदु से मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को क्या कहा जाएगा? फोकस तल। पहले लिख लो, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहा जाता है। फोकस तल कहा जाता है। गला मेरा फंस रहा है थोड़ा, सॉरी। तो अब ये तल कैसा है, तो थोड़ा सा मैं एक जुगाड़ से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको देखें, ये है अवतल दर्पण, ये है वो सामने का तल। ये तल क्या है? इस मुख्य अक्ष के लंबवत है, फोकस बिंदु पर स्थित है, तो इसी तल को क्या बोला जाएगा? फोकस तल। अब इस दर्पण पर आने वाली समानांतर किरण पुंज जब टकराएगी तो परावर्तन के बाद इसी तल के किसी बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगी। अगर नीचे से जा रही होंगी तो आगे ऊपर किसी बिंदु पर मिलेंगी। अगर मुख्य के समानांतर आ रही होंगी तो परिवर्तन के बाद फोकस बिंदु मिलेंगी और ये फोकस बिंदु भी इसी तल में लाई करेगा। ठीक है? तो ये कैसा है? कुछ इस तरीके का ये हो गया अवतल दर्पण, ये उसका मुख्य अक्ष। अगर मान लें कि ये इसका फोकस बिंदु है,
तो इससे गुजरने वाला ये हो जाएगा फोकस तल। ठीक है। अब अगर कोई समानांतर किरण पुंज दर्पण पे आकर इसे टकराएगी तो परिवर्तन के बाद ये एक दूसरे से इस फोकस तल में ही मिलेंगी। अगर उत्तल दर्पण है ये ये करके दिखाओ। ये अब ये हो गया मुख्य अक्ष। इसका फोकस किधर जाएगा रे बाबा? इसका फोकस इधर जाएगा। ये रहा। अब इस फोकस से गुजरने वाला तल ये है, जो क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत है। अगर कोई किरण समानांतर है और आके दर्पण पे आपतित होती है तो परिवर्तन के बाद ये ऐसे, ये ऐसे, और जब इनको थोड़ा सा इस तल को बड़ा कर रहे बाबा, नहीं तो कटेगा ही नहीं। ऐसे अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, इसको पीछे बढ़ाएं तो ये फोकस तल में ही एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत हो रही है, एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं। तो ये हो गया वो फोकस तल। नाम लिख दें, लिख दो। इधर ये है फोकस तल और इधर ये है फोकस तल। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो मन लगा के पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।